हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एसडीए क्लासेस से। आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस अपनी वीडियो में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे कई पार्ट्स में कर रहे हैं। अब इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉरेन ट्रेड होगा। फिर हमारे चैप्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमें क्या क्या हानि हुए, लाभ हुए, और उसके बारे में उसकी वजह से हमें क्या क्या करना पड़ा। चलिए चलते हैं हम किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा इंडस्ट्री से। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन थी, क्योंकि जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर मेन था, ऐसे हमारे लिए इंडस्ट्री मेन थी। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसका, सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स एपिक सेंटर लीव्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एक सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो कब मिलती है हमें, जब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हों, या जितनी ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ मिलेगी। ये पॉसिबल कभी है, जब हमारा एक सेंट्रल लीव्स किस पे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, सेकंड, एंट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो हमें 24 मंथ काम देता है, मतलब 24 मंथ्स हमें क्या देता है, वर्क देता है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वर्क होता है क्या होता है, कभी कभी सीजनल होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी लैक ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमें 24 मंथ्स क्या होता है, वर्क मिलता ही है। नेक्स्ट, सिंस द colonial rule had left behind a decade handicraft industries beside a bleak existence of the large scale industries confined to cotton and jute textiles, the planner accorded high priority to industry development through the 5-year plans। अब प्लानर्स ने क्या करा, अपने 5-year प्लान में जो हमने पढ़े थे उसमें मेन किसको रखा जाता है कि हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने में फोकस रखेंगे। क्योंकि सिंस कॉलोनियल रूल से क्या देखा जाता है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो क्या हो रही है, उनकी धीरे धीरे मतलब ग्रोथ कम होती जा रही है। अब मेन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बची थी वो खाली कॉटन और जूट टेक्सटाइल थी। अब जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी बची थी, जूट और कॉटन टेक्सटाइल थी। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो रिकोगनाइज्ड बाय द प्लानर दैट आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस रिक्वायरिंग मैसिव इन्वेस्टमेंट विच कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू अ डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब एक इंडस्ट्रीज चलाने को, इंडस्ट्री सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अगर आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी है आपको किसकी ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब उन्होंने क्या सोचा, जो इन्वेस्टमेंट होगी सब, अब ये जब ही हो सकता है जब हमारे पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट है, वो हमें क्या देगी, एक बिग पुश देगी इन्वेस्टमेंट पे। मतलब वो हमें अगर इन्वेस्ट करेगी उनकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहारा मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमने ये तो देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का एक बिग पुश चाहिए था, लेकिन क्यों चाहिए, पब्लिक सेक्टर को क्यों करना पड़ रहा है। अब जो इंडस्ट्री सेक्टर वो खुद भी तो कर सकती है, नहीं, इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहला, लैक ऑफ कैपिटल। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तुरंत ही हमारे पे क्या थी, लैक ऑफ, जो लोग होते हैं उन पे भी पैसे की कमी थी कुछ, इसलिए सबसे पहले क्या पॉइंट है हमारा, लैक ऑफ कैपिटल। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसों की कमी थी। इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश। एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक बिग पुश चाहिए था इंडिया में, इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे क्या पता चलता है कि एक बहुत बड़ा, मतलब ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी बात चल रही है, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो टाटा थे, बिरला थे, वर ओनली द एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हाउस इन इंडिया। ये जो टाटा थी, बिरला थी, इनकी क्या थी, इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, दो हो गई हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस इंडस्ट्रियल हाउसेस। अब जो टाटा बिरला थी उनकी बहुत पहुँच से दूर थी कि और इंडस्ट्रीज वो क्या कर सकें, खड़ी कर सकें। According it become essential for the state or the government to achieve industrial growth through public sector undertaking। अब उन्हें क्या करना पड़ा, अब मजबूरन सरकार को क्या करना पड़ा, उन्हें खुद आगे आना पड़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को
डेवलपमेंट करना पड़ा, उसमें ग्रो में उनका सहयोग देना पड़ा अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लो इंड्यूसमेंट इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट इन्वेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लोग पैसे भी इन्वेस्ट कम करते थे, लोगों को पैसे भी इन्वेस्ट कम करना था, जैसे द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट मीन टू इन्वेस्ट। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो भी ज़्यादा कुछ खास वो नहीं थे, इन्वेस्ट करने में इच्छुक नहीं थे। इट वॉज ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट हु स्टॉप लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। अब हमारा क्या रह गया था, एक लिमिटेड साइज का मार्केट रह गया था, उसकी वजह से हमारी लिमिटेड साइज की डिमांड भी होंगी। वॉज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड, उससे क्या हुआ, हमारी लो लेवल ऑफ डिमांड रही, क्योंकि अब आपके में इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो आप पे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं तो आपकी मार्केट छोटी तो आपकी डिमांड भी छोटी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लेवल ऑफ डिमांड वॉज लो बिकॉज लेवल ऑफ इनकम सिस्टम। अब आपका इंडस्ट्रीज नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आपकी इनकम कम है तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस वैसियस सर्कल। एक बहुत बड़ा पुश किसका, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। ये विशियस सर्कल जो एक सर्कल बना हुआ है कि लो डिमांड लो लेवल इनकम जो ये चल रहा है, एक सर्कल है पूरा, यही उसे क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। अकॉर्डिंगली जो पब्लिक एंटरप्राइज है ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ इलस्ट्रेशन। अब जो इनकी चॉइस है कि हम एक पुश दें बिग इन्वेस्टमेंट का, वो एक सरकार की चॉइस थी कि हम अगर दें तो उससे हमारा ये जो सर्कल है ब्रेक हो या नहीं हो। नेक्स्ट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये मेन कारण हो सकता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इसलिए भी आगे आना पड़ा उन्हें, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पब्लिक सेक्टर होता है उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। उन्हें प्रॉफिट मेकिंग करनी होती है, तो जी प्रॉफिट मेकिंग करेगी तो फिर ये सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। तो इन्होंने सरकार ने इसलिए भी उन्हें आना आगे पड़ा क्योंकि वो क्या करेंगे, अपनी सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर के साथ भी चलेंगे। जैसे द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज एम्प्लाई क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमिक नीडेड टू बी गिवन अ सोशलिस्ट पैटर्न। उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या लेंगे, एक सोशलिस्ट पैटर्न में लेंगे, मतलब एक गवर्नमेंट ओन कंट्री। अकॉर्डिंगली ग्रोथ विद सोशल जस्टिस वॉज स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। एक हमारा 5 ईयर प्लान का एक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे लेके चलेंगे ज़्यादातर। The government realized that its objective could be achieved only through a direct participation of the state of process of because it requires investment that generate employment rather than investment that maximize profit। अब हमने इसमें क्या देखा कि वो खाली मैक्सिमाइज ना करे प्रॉफिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या भी करें, एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं लेकिन प्रॉफिट भी देते हैं, बट वो क्या करें अपना साथ साथ सोशल वेलफेयर भी देते जाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा आईपीआर। आईपीआर का मीन्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन। ये एक रिफॉर्म, ऐसा रिफॉर्म था जिसमें सरकार कहती थी कि जो पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मतलब प्राइवेट सेक्टर, हम सारा संभाल लेंगे। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो सारा अंडरटेक कर लेगी किसको, प्राइवेट सेक्टर को। हम ही सारी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये सारा क्या करेंगे, हम करेंगे। इसे क्या बोलता है आईपीआर, जो 1956 में आया था, अ डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। अब रीडिंग रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का, मतलब पब्लिक सेक्टर का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल इन द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज बुल्ट होंगी अब या बनेंगी, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, अब कौन संभालेगा सब ये, गवर्नमेंट सेक्टर। दिस रेगुलेशन लेड और रोड मैप second 5-year plan. Also, it was a milestone achieving growth with social justice following were the principal elements of IPR 1956. अब इन्होंने सेकंड अपने 5 ईयर प्लान में इसका रोड मैप बनाया पूरा, जिससे हमें क्या अचीव हुई, बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ विद किसके साथ, सोशल जस्टिस के साथ। कुछ इसका फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल्स, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हमने इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, 3 क्लासिफाइड कर दिया, मतलब 3 सेक्टर्स या 3 हमने कॉलम्स में बांट दिया। सबसे पहला कॉलम, अब सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ को क्या करा, अलग करा। 17 इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने इसमें क्या कर दिया, सेट कर दिया। जैसे दोज विच स्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिव एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, दिस इंक्लूड एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज तो जैसे आज भी है, लेकिन डिफेंस हो गया, एटॉमिक पावर स्टेशंस हो गए, हमारे जो भी पावर प्लांट्स हो गए। अब ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी का मीन्स क्या है कि जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज है, मतलब याद रखना कितनी, टोटल 17 इंडस्ट्रीज फर्स्ट कैटेगरी में। ये कौन ओन करेंगे, सारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इस पर काम होगा, सारा उन पर ही हक होगा, वो इस पर क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, वही बना सकती हैं। अब सेकंड कैटेगरी क्या आती है हमारी,
those which could be established both private public sector enterprises. However, the private sector was the play only a secondary role. New enterprise were to be established primarily in public sector. This category include fertilizers, mining industries. अब सेकंड कैटेगरी में हमने क्या देखा, इसमें बनाएंगे तो दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट मिलके, बट जो प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा वो सेकेंडरी होगा. अब भी इसमें रीडिंग रोल किसका है, हमारा पब्लिक सेक्टर का. अब इसमें कितनी इंडस्ट्रीज हमारी इंक्लूड थी, 12 इंडस्ट्रीज. एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट कैटेगरी में 17, सेकंड कैटेगरी में 12 और थर्ड कैटेगरी में जितनी इसमें बची हुई थी वो इसमें डाल दी गई थी. ठीक है. थर्ड में क्या आता है, ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड और लेफ्ट इन द प्राइवेट सेक्टर. अब थर्ड कैटेगरी में जितनी भी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी से इंडस्ट्री जो बची हुई थी और उन्हें हटा के किस में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया. क्या आप इन्हें अब संभालें. Thus, IPA 1956 clearly implied that the state was to sponsor the process of industrialization in the economic. अब इसमें क्लियरली बता दिया कि IPA 1956 में क्या आप क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को हमारी इकोनॉमिक में. सेकंड, अब हमारा सेकंड मेन प्रिंसिपल क्या है, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन. अब इसमें ये देखा जाता था कि जो इंडस्ट्रीज बुल्ट होती थी या जितनी भी होती थी वो प्रॉफिट के चक्कर में ये ना है कि एक ही जगह अपनी सारी इंडस्ट्रीज बना लें अच्छी जगह देख देख के. अब हमें कुछ बैकवर्ड रीजन्स में भी बनानी होती हैं जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी, वहाँ के लोगों को क्या मिले, जॉब मिल सके. तो इसलिए कि क्या अगर हमने द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कंसेशन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, दिस कंसेशन इंक्लूडेड. अब सरकार ने क्या करा, अगर आप बैकवर्ड एरियाज में या रीजन्स में क्या करोगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाओगे, वहाँ पे स्टैब्लिश करोगे, हम आपको कुछ कंसेशंस देंगे. जैसे फर्स्ट, टैक्स हॉलीडेज देंगे, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ अ टैक्स समटाइम, हम कुछ समय के लिए आपके टैक्स को माफ़ कर देंगे. नेक्स्ट, सब्सिडीज पावर सप्लाई, हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडाइज पावर सप्लाई करेंगे, मतलब उस पर सब्सिडी मिलेगी आपको पावर सप्लाई में. नेक्स्ट, यार लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी. अब इसमें हम क्या करें, रीजनल इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, ये वाले सारे कंसेशन दिए थे जिससे रीजनल इक्वलिटी बढ़ सके, क्योंकि बैकवर्ड रीजन्स में भी क्या हो सके, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सके. अब इनका थर्ड मेन क्या था प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. अब इंडस्ट्रीज हिंदी प्राइवेट सेक्टर, सॉरी कुछ नहीं, इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर कुड भी स्टैब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज बुल्ट होंगी लाइसेंस पे बुल्ट होंगे. अगर आपने हमसे लाइसेंस लेंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हो. अब आज के समय भी देखा जाए जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं, कुछ भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं तो क्या होती हैं कि उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे, मैं सरकार से. द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू एनकरेज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वॉज टू प्रमोट रीजन इक्वलिटी. अब इन्होंने क्यों करा, अगर कोई मतलब इंडस्ट्री है आपने लाइसेंस लेगी तो उन्हें ऑफ़र बताए जाएंगे कि आपको ये कंसेशन मिल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, रीजनल इक्वलिटी बढ़ेगी. लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजन इक्वलिटी, लाइसेंसिंग इक्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट रीजन इक्वलिटी. अब लाइसेंसिंग का मेन चीज़ क्या थी कि वो रीजनल इक्वलिटी बढ़ा सकें. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री. और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो क्या चाहते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम अपनी बैकवर्ड रीजन में क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करेंगे तो क्या कर पाएंगे, वो उन्हें कंसेशन मिल पाएगा. अकॉर्डिंगली लाइसेंस और लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन रेदर देन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. अब ये लिबरली मिलते थे, आप उसमें भी करें बैकवर्ड रीजन में या दूसरे जगह पे भी आपको लाइसेंस मिल सकता था. अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब जितना हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल रहा है इकोनॉमी में उतना ही हमारा प्राइवेट का था जितना. जैसे अब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब वहाँ मशीनों से चला जाता है काम. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं होती क्योंकि उन पे लो इन्वेस्टमेंट होती है. क्या करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स लेती हैं सारा, ह्यूमन इंटेंसिव होती हैं सारी. अब वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग काम करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में उतनी ज़्यादा क्या बढ़ती थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती थी. जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो प्रमोट करती है किसको, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी को. जैसे द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टू ब्रॉड डायमेंशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो ब्रॉड डायमेंशंस थे, वो देखते हैं. सबसे पहले ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक जैसे आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. अब जो ग्रोथ हो रही थी लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे आयरन, स्टील, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की थी वो जनरेट कर रही थी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़.
ग्रोथ टू स्मॉल इंडस्ट्री टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अब जो सोशल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या प्रमोट कर रही थी, क्या जनरेट कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस। A small scale industry is presently defined as a unit having fixed investment to less than 10 crore with a turnover less than 50 crores। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम कहते किसे हैं, जो हमें डिफाइन करते हैं एक यूनिट जिसकी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है कितनी, लेस देन 10 करोड़। अगर आप लेस देन 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अर्लियर इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड रुपीज़ 1 करोड़। अर्लियर हम क्या देखते थे, जिसकी 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 वॉज डिफाइंड एज हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड रुपीज़ 5 लाख, और किससे एक्सीड होनी चाहिए थी, 5 लाख से ज़्यादा। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट अंडरलाइन बाय कार्वे कमेटी ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्केल कमेटी इन 1955। अब जितने भी विलेजेस में एक कार्वे कमेटी बनाई गई, जो इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी वो उन्हें देखती थी सारे। इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बता रखा है। चलिए, 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI हाईलाइटिंग्स, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस। अब हम इसका पढ़ेंगे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका रोल क्या आता है, उनकी अहमियत क्या आती है हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहला, SSI लेबर इंटेंसिव एंड देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। जो SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, लेबर इंटेंसिव थी और क्या थी, इकोनॉमिक फ्रेंडली थी। सबसे पहले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ जनरली कंसीडर टू लेबर इंटेंसिव। हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो किस में है, हमारी लेबर इंटेंसिव में है, और जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव, तो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज़ कैपिटल इंटेंसिव। अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़ मोर लेबर दैन कैपिटल। अब उन्हें क्या करना है, अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कैपिटल से ज़्यादा या अपनी मतलब मशीनों से ज़्यादा किसका यूज़ करेंगी, लेबर का। अब वो जितनी ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें, मोर कैपिटल दैन लेबर, अगर उन्हें ज़्यादा आउटपुट बनाना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो क्या करेंगे, मोर लेबर नहीं, मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, लेस लेबर। वी इनहेरिटेड इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल डिवीज़न इकोनॉमी। अब क्योंकि हम तो ब्रिटिश इकोनॉमी से इनहेरिटेड, मतलब उनसे हमने अपनी इकोनॉमी बनाई है, तो ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल, उन्होंने क्या करा था, मैं कैपिटल डिवीज़न इकोनॉमी करती थी, जैसे लेबर सप्लाइज इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली अवर प्लानर्स राइटली टफ्ट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब जो हमारे प्लानर्स थे वो क्या सोचते थे, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे फुल फोकस करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट का जो होता है ना, एक हमारे देश में कोई भी गरीब ना रहे, सब काम करते रहे, हम वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सोर्स लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड रिफरिंग इंटीग्रेटेड इक्वलिटी। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका एक जगह प्लांट लगा है, उन्हें तो बहुत सारा बल्क में रॉ मटेरियल चाहिए होता है, पता नहीं उनका कहाँ से आता है, तो उनकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने कहीं भी लोकेलिटी में यूज़ हो जाती हैं, मतलब लगा लेते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो उन्हें क्या मिल जाता है, नियर बाय से अब उन्हें मटेरियल मिल जाता है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, उनका क्या बचता है, खर्चा बचता है। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे बिल्डर स्टील्स, रोकेला स्टील्स इज़ ऑफ्टन स्टैब्लिश क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जिनका सोर्स है रॉ मटेरियल का, दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वेरी हो, क्योंकि उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल उन्हें मंगाना होता है। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंस प्ले लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी क्या होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड सोर्स वैकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ देयर फॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनका तो लोकली होता है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है लोकली आ जाता है, लेबर होती है, ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं अपनी लोकेलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इट्स देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड डिफरेंट इक्वलिटीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या करती हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है उन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड सच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, उन्हें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपेयर टू लार्ज स्केल। अगर लार्ज स्केल में देखो तो उन्हें क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इनकी कुछ इकोनॉमिक पावर पे भी नहीं देखा जाता, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हम उनमें कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो नॉर्मली हो जाती थी। Rather, it promotes equality across different sectors of the society. Equity is further promoted because greater employment per unit of investment small scale industries compared to large scale industries. क्योंकि इक्वलिटी क्यों प्रोवाइड हो पाती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट को चांस मिलता था, मतलब लेबर्स ज़्यादा होती थी, तो उसमें क्या होती थी, इक्वलिटी ज़्यादा होती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। रैदर देन किसके बारे में सोचा जाए, हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब एक बात और, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, अब हमें उन्हें क्या करना था, फ़ॉरेन कंपटीशन से बचाना था। जो हमारी बाहर की इंडस्ट्रीज़ आती है उन्हें उनसे बचाना था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या थी, अभी ग्रो हो रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमिक्स थी उसमें देखा गया है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें अभी हम क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। अब अगर उन्हें बाहर जाके क्या मिलेगा, चैलेंज मिलेगा, या उन्हें सोचा जाएगा कि हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी। इसलिए हमारी सरकार ने कुछ फैसले लिए कि हम बाहर जो उस पर, अगर हमारे इंपोर्ट्स या जो गुड्स हैं हमारे इंडिया में या कंट्री में बन सकते हैं, तो हम बाहर से क्या करेंगे, उस पर इंपोर्ट पे रोक लगाएंगे। हम अपने गुड्स आप अपने इंडिया में ही बनाएं एंड उस पर क्या करें, सेल करें। अब हमने उस पर कुछ कोटास लगा दिए, या टैरिफ को हम पढ़ेंगे अभी, कुछ हमने पॉलिसीज़ लगा दी थी कि आप उन पर हम उन्हें रोक सकें, सब्सटीट्यूट कर सकें। नेक्स्ट कि अगर आपके मार्केट में कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया, अब उससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारी मार्केट में क्या नहीं होने लगा, डिमांड नहीं बढ़ने लगी, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं था तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या होने लगी, सब काम नहीं करने लगा, मतलब उनमें एक्सपेंडिचर नहीं आ पाया, अब क्योंकि खर्चे नहीं हो पा रहे थे। अब एक बार देखें, डेवलपमेंट ऑफ स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट एज दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती थी, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो क्या नहीं कर पाती थी, जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती थी उनसे कम्पीट नहीं कर पाती थी। उसका रिजल्ट देखा गया कि जो प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स था वो रिजल्ट फॉर ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर दोज गुड्स। अब कुछ ऐसे गुड्स थे वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिए गए कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना ही नहीं सकती, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना सकती है। दे वर ऑल्सो गिवन बेनिफिट ऑफ लोअर एक्सरसाइज ड्यूटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन्स। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या भी दे दिया कि आप लोन भी कम रेट पे ले सकते हो, और एक्सरसाइज जो ड्यूटी होती है उस पर भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब हमारी सरकार ने फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन निकाले। अब आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैसे बचा सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक टू फॉर्म्स। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था टैरिफ। टैरिफ का मीन्स क्या होता है, अ टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी। इट इज डायरेक्टेड इंक्रीज द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो हम इंपोर्ट करते थे सामान उसके प्राइस से बढ़ा दिए। अगर आपको बाहर से सामान मंगाना है तो उसके आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स की क्वांटिटी कम होगी। लेकिन अब कुछ होते हैं ना चालाक लोग कि हम पे पैसा बहुत ज़्यादा तो हम तो गुड्स मंगाएंगे, नहीं, उनका कोटा भी फिक्स कर दिया कि आप इतने ही सामान मंगा सकते हो, आप चाहे पैसे दो या ज़्यादा दो। कोटास अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा इम्पोर्ट डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सबका कोटा फिक्स कर दिया कि आप इतने गुड्स मंगा सकते हो या इतने। कोटा इज फिक्स्ड कीपिंग द व्यू ऑफ नीड ऑफ द कंट्री। क्योंकि किसकी वजह से देखा गया, क्योंकि हमारी कंट्री को नीड थी इसकी। बोथ टैरिफ एंड कोटा रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स एंड देयरबाय प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब सरकार ने जो हमारी पॉलिसीज़ लाए थे, कौन सी, टैरिफ एंड कोटास। अब इससे क्या करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो गई उन्हें बचाने के लिए लाए थे, किससे, फॉरेन कंपटीशन से। अब जो हमारे चैप्टर्स का ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, जो हमारी फॉरेन ट्रेड का टॉपिक है वहाँ से पढ़ेंगे। अब आई होप आप सभी को चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। हम अपनी वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल HD क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।